बरसों हादसे यूं ही नहीं हुआ करते। इस शेर को कितने लोगों ने सुना है? वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे यूं ही नहीं हुआ करते। सुना है आप लोगों ने? ये बशीर बद्र एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने ये 2 पंक्तियाँ लिखी है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे यूं ही नहीं हुआ करते। अगर हम इस स्कूल में आए हैं तो किसी कारण से आए हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत है पुलिस इंस्पेक्टर को स्कूलों में शिक्षा के जहाँ केंद्र है वहाँ पर हमारा क्या काम है। लेकिन इसकी आवश्यकता महसूस हुई है कि आज 2 चीज़ें हैं। क्लास 12 पास करने के बाद बच्चा एक गार्जियन उसको कोटा भेज रहे हैं, कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। सफलता कुछ लोगों को ही मिलनी है उसमें, और बच्चे जाके कोटा में सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे जाके दिल्ली में सुसाइड कर रहे हैं। इस टेंडेंसी से आपको दूर रहना है। जीवन बहुत लंबा है। अगर आपको किसी एक चीज़ में असफलता मिलती है तो सफलता के वहीं से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मैं जब इसका एग्ज़ाम दिया MNLR और IIT का तो फेल हो गया, तो मैं भी अगर सुसाइड कर लेता तो आज यहाँ आप लोगों के बीच में कैसे खड़ा हो? मैं स्कूल का टॉपर था और मैं फेल हो गया। तो 2 कहानी मैं बताऊंगा। एक जो हमसे भी तेज लड़का था, उसका चयन हो गया, इंटर पास करते करते IIT कानपुर से IIT किया, BTech MTech, और 98-99 के दौर में उसको जो है 3 करोड़ का पैकेज अमेरिका में मिला। 3-4 साल नौकरी किया, मंदी का दौर आया, उसकी कंपनी से उसको अमेरिका में निकाल दिया गया। और जब अमेरिका में निकाला गया, दूसरी कंपनियों में ट्राई किया, उतना 3 करोड़ का पैकेज नहीं पा रहा था, उसने अपने आप को सुसाइड कर दिया। कानपुर IIT ने उस पर जांच बैठाई, उसकी पूरी जांच की गई, पता चला कि उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपये अभी हैं, उसने सुसाइड किया। उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपये रहने के बावजूद वो लड़का सुसाइड कर दिया, क्योंकि उसने जीवन में कभी असफलता नहीं देखी थी। हाई स्कूल रिव्यू बोर्ड टॉपर रहा, इंटर टॉपर रहा, IIT गया, MTech किया, IIT कानपुर टॉपर रहा, 3 करोड़ का 20 साल पहले उस नौकरी पाया। तो वो क्या कर लिया? असफलता नहीं देखा था, सुसाइड कर लिया। तो जीवन में असफलता सबसे ज़रूरी है। अगर असफलता होने के बाद आपके दिमाग में या किसी के दिमाग में इस तरह की भावना आ रही है, इसको सबसे पहले दूर करना है। अब रही सफलता, सफलता के लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है, लक्ष्य के बाद स्ट्रेटजी प्लानिंग तैयार करना है, उसके बाद उसके संसाधन इकट्ठा करना है और उस पर हार्ड वर्क करना है। आजकल स्मार्ट वर्क का जो कंसेप्ट चल रहा है ना कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन कहा गया है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। कठिन परिश्रम वो चीज़ है जिससे प्रतिभा को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। हार्ड वर्क जो है टैलेंट को पीछे छोड़ देता है। आपका काम अभी हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क काफ़ी दिनों तक जब करते रहेंगे आप, जैसे अभी आपके लिए हार्ड वर्क क्या है? 8 घंटा पढ़ना, 10 घंटा पढ़ना, 12 घंटा पढ़ना, 14 घंटा पढ़ना, 16 घंटा पढ़ना। अपनी क्षमता देखिए कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ। सबसे बड़ी कमी छात्र जीवन में क्या होता है कि आदमी टाइम टेबल बना लेता है कि हमको 2 घंटा मैथ, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 इंग्लिश, यही पढ़ना है। टाइम टेबल मत बनाइए, आप अपनी क्षमता को तो देखिए। पहले महीने में हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरे महीने में हम 10 घंटा पढ़ सकते हैं, तीसरे महीना में हम 12 घंटा पढ़ सकते हैं। अपनी क्षमता को पहले पहचानिए कि आपकी क्षमता कहाँ तक पढ़ने की है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, शरीर बना रहे हैं, तो वो देखिए कि कहाँ तक आपकी क्षमता है। 18 फुट जंप कर रहे हैं, 20 फुट कर रहे हैं, 22 फुट कर रहे हैं, 24 फुट कर रहे हैं। दौड़ रहे हैं तो देखिए 5 मिनट में दौड़ रहे हैं 1.5 किलोमीटर, 4 मिनट में दौड़ रहे हैं 3 मिनट। उसको क्षमता को देखिए, उस क्षमता तक। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ते होंगे ना, जहाँ पर प्रत्यास्थता की सीमा आकर जो है समाप्त हो जाती है, वहाँ पर आकर टूट जाता है कोई एक्सट्रीम पॉइंट। या आप पेंडुलम में पढ़ते होंगे कि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ तक लास्ट जा रहा, यही से बैक आ जा रहा है, होता है ना एक्सट्रीम पॉइंट। वहाँ तक तो देखिए कि एक्सट्रीम पॉइंट आपका क्या है। अपने ऊर्जा को पहचानिए। वो पूरा ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं
वो व्यक्ति के अंदर समाहित है। ठीक है, जो पूरे ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी है व्यक्ति के मस्तिष्क में है। तो इस सब पर, इस विषय पर मैं किसी नेक्स्ट डे पर चर्चा करूंगा, IQ पर। आज हमारा जो टॉपिक है साइबर क्राइम अवेयरनेस और मिशन शक्ति। पहले हम आते हैं साइबर क्राइम पर। इस साइबर क्राइम क्या है? सभी लोगों के घर में मोबाइल है, किसी के घर में कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसी नेटवर्क से जोड़ देते हैं तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन आपका आ गया, तो वो दुनिया के तमाम गैजेट से वो जुड़ जाता है स्वतः ही। और वहीं से शुरुआत होता है साइबर फ्रॉड। वर्ष 2000 में, आज से 24 साल पहले एक क्राइम अस्तित्व में आया और उस समय कानून बना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वर्ष 2000, और उसके तहत मुकदमे दर्ज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, मुलजिम पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, वो प्रक्रिया चलती है। उसमें आप सुनते होंगे किसी के ATM से फ्रॉड हो गया, किसी के OTP आ गया, किसी ने OTP बता दिया, किसी पर लिंक आ गया, किसी ने लिंक क्लिक कर दिया। इस तरह के अपराध होते थे। आज अपराध का 2 नया फॉर्म आ गया है, जिसमें इंस्पेक्टर, IPS, IS, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये लोग शिकार हो रहे हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग शिकार हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? डिजिटल हाउस अरेस्ट नामक एक शब्द का यूज अपराधी कर रहा है। आपके ऊपर वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉलिंग आ रहा है, और वीडियो कॉल करने वाला या व्हाट्सएप कॉल करने वाला प्रॉपर वर्दी में दिखाई दे रहा है आपको, प्रॉपर CBI के यूनिफॉर्म में, ED के यूनिफॉर्म में, अन्य कोई जांच एजेंसी, क्राइम ब्रांच के नाम पर, थाने का, पुलिस का, ऑफिस का, तमाम पीछे आपको सीनरी भी दिख रहा। अभी 4 महीने से आया है इंडिया में, सीनरी भी दिख रहा। उधर से बोलने वाला आपको कहता है कि आपने जो पार्सल मंगाया था उसमें ड्रग्स पकड़ा गया है, आपने ये काम यहाँ किया था और ये डॉक्यूमेंट आपका मेरे पास है। और सरकारी कर्मचारियों को, पैसे वाले लोगों को इसमें वो फंसा रहा कि आपने उस समय वो पूरा हमारा डिटेल रख रहा है अपने पास, और होशियार लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को अपने आगोश में ले रहा है और बता रहा है कि आप लगातार इस वीडियो कॉलिंग के निगरानी में हैं। आपको आपके घर पर ही डिजिटल रूप से, माने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आप अपने को अपने घर में ही रखेंगे, बाहर हमारी पुलिस घूम रही है, यहीं आप निकलेंगे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और आदमी उस झांसे में आ जा रहा है और वो एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए बता रहा है या कोई अकाउंट नंबर दे रहा है, उस पर हम पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो इस तरह का कोई कानून अभी न उत्तर प्रदेश सरकार ने, न भारत सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को डिजिटल हाउस अरेस्ट किया जा सके। ठीक है, एक तो चीज़ ये बताना है। दूसरा चीज़ है, ये गुरुजी लोग भी सुनते रहे, गुरुजी लोगों के लिए भी है। दूसरा, आपके पास फ़ोन आ रहा है, आपके पास प्रॉपर आपके उस अकाउंट पर मैसेज आ रहा है जो अकाउंट नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा रखा है। उस मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, मैसेज बॉक्स में क्रेडिटेड 10,000, क्रेडिटेड 20,000, क्रेडिटेड 50,000। आप मैसेज खोल रहे हैं, आपको सेम वैसे ही मैसेज आ रहा है जब आप बैंक में पैसा डालते हैं जाके 10,000, 5,000, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका पैसा जमा हो गया। ठीक इसी प्रकार का मैसेज आ रहा है। फिर वो फ़ोन करके आपको बता रहा कि देखिए भूल से जो है ये मेरा पैसा आपके खाते में चला गया है और मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा पेटीएम नंबर है, ये मेरा गूगल पे नंबर है, और आपने अगर पैसा वापस कर दिया तो वो पैसा आपके खाते से चला जाएगा। वो टेक्स्ट मैसेज बिल्कुल फर्जी है। ब्लू दिखाई भी दे रहा है, जहाँ पर पैसे वाला रहता है वो ब्लू कुछ दिखता है, आम राइटिंग से अलग दिखता है, उस तरह का शो भी कर रहा है। एक तो इससे बचना है। दूसरा, इसी तरह का आ रहा फ़ोन आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, आप कंप्यूटर अगर पढ़ते होंगे या सुनते होंगे तो एक शब्द चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कंप्यूटर विज्ञान की अत्याधुनिक खोज है जिसके माध्यम से आपके आवाज़ की कॉपी हो जा रही है, आपके पूरे फिगर की कॉपी हो जा रही है, और फ़ोन करने वाला की आवाज़ आपके किसी रिश्तेदार की आवाज़ लगेगी। वीडियो कॉलिंग करेगा, आपके किसी रिश्तेदार का चेहरा दिखाई देगा और वो कहेगा बेटा देखो तुम्हारे अंकल ने, तुम्हारे पापा ने मुझसे 20,000 रुपया मंगाए थे,
और मैं 20,000 तो डाल रहा था पैसा, गलती से मेरा एक जीरो बढ़ गया है, 2 लाख रुपया तुम्हारे पापा के अकाउंट में चला गया है और तुम्हारा ये अकाउंट जो है आपके पापा ने मुझे दे रखा था। अब आप मोबाइल में अपने देख रहे हैं कि 2 लाख रुपया आपके पास आ गए क्रेडिट। फिर आपको फुर्सत नहीं दे रहा है कि आप अपने पापा से बात करें कि पापा क्या उस अंकल से, उस रिश्तेदार से आपने पैसा मंगाया था। आपको फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करने देगा, तुरंत कहेगा यार ऐसा करो, गलती से इतना चला गया है, 20,000 आपके पापा का था और बाकी जो 40,000 चला गया है या 10,000 एक्स्ट्रा चला गया है उसको आप वापस कर दीजिए। जो वापस आप करेंगे तो आपके खाते से वो पैसा वापस चला जाएगा और उसका कोई पैसा आपके खाते में नहीं आया। ये अभी मुश्किल से 20 दिनों से ट्रेंड चल रहा है, ये वाला ट्रेंड। और डिजिटल हाउस अरेस्ट ये 4 महीने से ट्रेंड चल रहा है। ये बिल्कुल दो चीज़ें बिल्कुल नई है। तो आपको मैं 20 करैक्टर 20 प्रकार के जो साइबर अपराध चल रहे हैं एक एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ, केवल आपके मन मस्तिष्क में होने चाहिए, क्योंकि आप तो अभी आपके अकाउंट होंगे नहीं, खाता होगा नहीं, घर वालों को आपको बताना है, पापा को, चाचा को, दादी को, जो भी अकाउंट होल्डर होंगे। एक तो फर्जी क्रेडिट कार्ड मैसेज आ रहा है जो अभी हमने बताया, तुरंत बता देगा कि आपके पापा ने मुझे 20,000 दिया था, मैंने 20,000 आपको ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा, फेसबुक सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती। आजकल लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फ्रेंडशिप बहुत हो रहा है। आपको सामने वाला का लग रहा है कि लड़के को लग रहा है कि उधर से कोई लड़की फ्रेंडशिप कर रही है, लड़की को लग रहा है कि नहीं लड़का, क्योंकि उस पर जो डीपी लगा है वो आपसे जो संपर्क कर रहा है वो आपके अपोजिट का लगा है। माने आपका जो पुरुष है तो महिला का लगा है, महिला है तो पुरुष का लगा है। आप अट्रैक्ट होते हैं, बातचीत करने लगते हैं और ये मान के चलिए आप कोई भी इंस्टॉल किए हैं मोबाइल में कोई ऐप, तो आपका सारा डाटा इंटरनेट में हवा में घूम रहा है। कोई भी ऐप आपने अगर इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल में तो कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति भी टर्म एंड कंडीशन नहीं देखता है। कोई हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, अलाउ का ऑप्शन मांगता है, हम अलाउ कर देते हैं, 3 बार अलाउ करने के बाद एक्सेप्ट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। उस अलाउ में सारी चीज़ें लिखी रहती है टर्म एंड कंडीशन में कि आपकी मीडिया गैलरी की सारी फाइलें, सारे वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट एक्सेस हो रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं उस टर्म एंड कंडीशन को, चला जाता है। हम जब बाहर जाते हैं तो ना अपना आधार कार्ड ले जाते हैं, ना पैन कार्ड ले जाते हैं, ना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाते हैं, ना पासबुक ले जाते हैं। हम हर चीज़ का फ़ोटो खींच के मोबाइल में रखे रहते हैं कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी बैंक में तो अकाउंट नंबर लिख लेंगे, कहीं ज़रूरत पड़ेगी ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देंगे, कहीं आधार नंबर दिखा देंगे। सब चीज़ें हर आदमी मोबाइल पर रखता है और हर आदमी कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल किया है, तो ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट हवा में हैं, जो चाहे वही ले सकता है। तो इन चीज़ों पर सतर्कता रखना है कि आपके समझ में सारी चीज़ें नहीं आएगी। आप मोटा मोटा साइबर अवेयरनेस समझिए कि हमको इस तरह के अपराध से दूर रहना है। कोई ऐसा न्यूड फोटो, कोई अश्लील फोटो, कोई अश्लील कमेंट, कोई उत्तेजक कमेंट, सांप्रदायिक कमेंट हम अपने मोबाइल से न पोस्ट करें और न किसी का आया है उसको शेयर करें। पोस्ट करने वाला भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना शेयर करने वाला है, ठीक है। आप उब तो नहीं रहे, हाथ खड़ा कर दीजिएगा। तीसरी चीज़ कि आप जो ही करते हैं आपसे कोई और करेगा और वो इतनी तेज़ी से दुनिया में फैल जाएगा कि हो सकता है उससे कोई बहुत बड़ा सांप्रदायिक तनाव हो, समाज में विद्वेष की भावना आ जाए, ठीक है। अब आते हैं हम 60 में ही ख़त्म करेंगे। मिशन शक्ति, ये उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो वर्ष 2000 से शुरू हुई थी, 2020 से। ये 5वां चरण चल रहा है जिसको मिशन शक्ति 5.0 के नाम से जाना जाता है। यह 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था, 3 जनवरी 2025 तक ये कार्यक्रम चल रहा है। इस योजना के तहत हमारा पुलिस का, राजस्व विभाग का, कई सारे विभागों का ये उत्तरदायित्व था कि हम स्कूलों में जाके, गाँव में जाके चौपाल लगा के लोगों को बताएं कि सरकार की इतनी योजनाएं लड़कियों के लिए हैं, इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। इन योजनाओं का लाभ हमारे समाज के लोग ले सकते हैं। योजनाओं की जानकारी के अभाव में, अभी आपको मैं वितरित भी करा दूंगा इसको, योजनाओं की जानकारी के अभाव में गार्जियन उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पढ़ाई के लिए योजना है, शादी के लिए योजना है,
बीमारी के लिए योजना है, कोई नवजात शिशु घर में आ रहा है उसके लिए योजना, सबके लिए, महिलाओं के लिए कोई न कोई योजना, 100 से ऊपर योजनाएं इसमें हैं। तो इस योजनाओं के बारे में आप जानिए। अगर आपके लाभ की कोई योजना है तो अपने पापा से बताइए इस योजना का, वो भी रजिस्ट्रेशन करा लें। इस योजना का भविष्य में आपके आने वाले पढ़ाई में, आने वाले शादी ब्याह में, किसी की चीज़ के लिए आर्थिक सहायता का भी इसमें योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानना है। और आपको मेन चीज़, जो बोर्ड का एग्ज़ाम कब है, कब है बोर्ड का एग्ज़ाम? 24 फरवरी। तो बोर्ड का एग्ज़ाम 24 फरवरी है। अभी आपका ध्यान कहाँ कंसंट्रेट होना चाहिए? बोर्ड के एग्ज़ाम पर। सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? डिस्ट्रैक्शन। क्या है? डिस्ट्रैक्शन माने भटकाव। अगर हम मार्ग में चल रहे हैं, हमको थाने से यहाँ तक स्कूल तक आना था, हमको कोई बातों में उलझा लिया, कहीं चौराहे पर रोक लेता, किसी चाय की दुकान पर चाय पिलाने के लिए रोक लेता, किसी अन्य समस्याओं में रोक लेता, तो हमारा क्या है, मंजिल तक पहुँचने में हमारा एक भटकाव आ जाता कि नहीं आ जाता? तो आज के दुनिया में सबसे बड़ा भटकाव क्या है? मोबाइल। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल का जो हमको यूज पढ़ाई के लिए करना चाहिए, हम एक रील पकड़ रहे हैं देखने के लिए, एक रील अच्छा लगा फेसबुक का या इंस्टाग्राम पर, एक बार आपका इंडेक्स फिंगर अगर मोबाइल पर गया, आप ही के लिए नहीं बता रहा हूँ, बड़े बड़े होशियार लोग भी जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, रील पर एक बार उंगली डाले तो अगला रील भी उनको अच्छा लगने लगा, अगला रील भी अच्छा लगने लगा। 1.5 घंटा 2 घंटा कब उनकी तर्जनी उंगली, जब तक उनके मोबाइल पर नहीं आ जा रहा है कि 50% डाटा ख़त्म, तब तक उंगली नहीं हट रही है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? जो स्कूल में पढ़ाया जाए 20 बार जाके लिखिए उसको रफ कॉपी पर। जो भी आपको स्कूल में नोट्स लिखाए जाएँ, नहीं याद हो पा रहा, 20 बार लिखिए उसको रफ कॉपी पर, 20 बार लिखिए। 21वीं बार में आप स्वतः अपने आप लिखने लग जाएंगे। अगर रफ के कॉपी पर आपने लिख लिख के अभ्यास किया है तो ये मान के चलिए कि एग्जाम बोर्ड में आप उस दिन लिख ले जाएंगे। अगर आपने लिख के अभ्यास नहीं किया है, पढ़ के अभ्यास केवल किया है, तो एग्जाम में वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, छूट जाती हैं, ध्यान नहीं, रिकॉल नहीं हो पाएगा आपको। लिख के आपने अभ्यास किया है वो सारी चीज़ें, भले कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, लिख के अगर आपने अभ्यास किया है तो आप एग्जाम में लिख ले जाएंगे। आज ज़्यादा लंबा बात हम नहीं रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों के साथ मैं बात ख़त्म करूँगा। आप मेरे साथ साथ सभी लोग इसको दोहराएंगे, ठीक है? दोहराएंगे? शाबाश, बहुत अच्छी पंक्ति लगती है हमको ये, सभी लोग दोहराएंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तेज आवाज में बोलिए, लहरों से डरकर नौका नहीं होती, कोशिश करने वालों की शाबाश। असफलता एक चुनौती है, असफलता इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बोलो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, बोलो, हाँ, नींद चैन को त्यागो तुम, शाबाश। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, अब कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी तो यही करना है, हौसला बढ़ाना है। 2 ही मंत्र मैं बता के जाऊंगा कि एक तो अपनी क्षमता आज से ही आप देखिए घर पर जाके कि मैं कितना देर तक पढ़ सकता हूँ। टाइम टेबलों में नहीं बांधना है, किसमें बांधना है अपने को? अपनी क्षमता को देखना है कि मैं कितनी देर तक पढ़ सकता हूँ, उस एक्सट्रीम पॉइंट को मैं पकड़ूंगा। तब तक मैं डेट टाइम बढ़ाता रहूंगा पढ़ने का जब तक मैं बेहोश होकर गिर न जाऊंगा, ठीक है ना? क्या देखना है कि मैं तब तक पढ़ता रहूंगा, जिस दिन मैं बेहोश होकर गिरूंगा वही मेरा एक्सट्रीम पॉइंट होगा कि मैं 16 घंटे के बाद मैं बेहोश हो जा रहा हूँ। 16 घंटा तक मैं बेहोश नहीं हो रहा हूँ, इसका मतलब 16 घंटा मैं पढ़ सकता हूँ। 18 घंटे तक मैं बेहोश नहीं हो रहा हूँ, यानी 18 घंटे तक मैं पढ़ सकता हूँ। अभी आपको टाइम बढ़ाना है, टाइम जब बढ़ जाएगा
तब आप स्पीड बढ़ाएंगे पढ़ने का और लिखने का। स्पीड जब बढ़ जाएगा तब आप एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। ये तीन ही चीज़ है सफलता का, चाहे वो शारीरिक गेम के फील्ड में हो या एजुकेशन के क्षेत्र में हो। जब तक आप अपने के एक्सट्रीम पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे, सामान्य पढ़ाई लिखाई से कुछ होने जाने वाला नहीं है कि हम आए 90% बोर्ड में पाए और 90% बोर्ड के लेके मार्कशीट घूम रहे हैं। उस 90% से कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। आप एक्सट्रीम पॉइंट नहीं 90% मिले कोई दिक्कत नहीं, हमको 50% मिलेगा, 33% मिल जाएगा, हम उसी से संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अपनी हार्ड वर्क की कैपेसिटी देख लेंगे कितना तक हमारा है, ठीक है ना। मैं शुरू में जो बताया था कि मैं आईआईटी तो नहीं पास कर पाया, लेकिन बहुत सारे लड़कों को आईआईटी बना दिया, ठीक है ना। बहुत सारे लड़कों को ऐसे ही जोश देके और पढ़ा के आईआईटीएन बना दिया, ठीक है। मेरी लड़की और लड़के भी दोनों एनआईटी से कंप्यूटर साइंस बीटेक कर रहे हैं, उसी जोश के नतीजे में। ये जोश भरने में ही है। तो आप जितना जोश भरेंगे, जितना एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। सामान्य वे में कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। एक राजपाल कॉमेडियन है, नाम सुना है आप लोगों ने? छोटा कद का है, फिल्मों में काम करता है, राजपाल यादव। कितने लोगों ने हाथ सुना है? हाथ खड़ा करो। राजपाल यादव को देखा है कितने लोगों ने पिक्चरों में? शाबाश, 2-4 लड़के बता रहे हैं। कितना छोटा कद का है। उससे किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका क्या हाल चाल है, कैसे हैं, समय ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा है? तो उसका एक ही जवाब था कि मेरे पास हाथ है, मेरे पास पैर है, मेरी आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहा है, खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, तो मेरा समय तो ठीक ही चल रहा है। समय किसका खराब है? दोनों पैर हैं जिसके नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, बहरा है, गूंगा है, कैंसर का मरीज है, एड्स का मरीज है। ऐसे लोगों का समय खराब चल रहा है। ऐसे लोगों में भी देखिए, आपने कितने ओलंपिक में मेडल लेते हुए ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके दोनों पैर नहीं हैं, दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्या है? जज्बा है। अंबेडकर नगर की लड़की, वो जो विकलांग थी पैरों से, जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, क्या नाम है उसका? कोई बताए? अब मनोरमा या क्या नाम था, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। यही बगल का जिला है अंबेडकर नगर। वहाँ की लड़की वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी। कौन सी प्लेयर थी? नेशनल, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही थी। और वो ट्रेन से ट्रेवलिंग करते हुए दिल्ली जा रही थी। बरेली के पास में कुछ युवकों से या कुछ व्यक्तियों से उसका विवाद हुआ और उसको ट्रेन से लोग फेंक दिए। ट्रेन से फेंकने के बाद वो ट्रेन के पहिए के नीचे आ गई। उसके दोनों पैर क्या हो गए? कट गए। लेकिन उसके अंदर विल पावर इतना तेज, वो ज़्यादा था कि वो घबरा कर मरी नहीं, वो जिंदा रही। जैसे आप देखते होंगे ना पिक्चरों में, गोली 10-10 लगने के बाद भी जवान जिंदा रहते हैं। किस तरह से जिंदा रहते हैं? हौसला रहता है जिंदा रहने का, मुझे जिंदा रहना, मरना नहीं है। सांप काटने पर आदमी भय से ही तो मर जाता है, तो उसका हौसला रहा। सवेरे दूसरी ट्रेन जब आई, उसके ड्राइवर ने देखा कि एक बॉडी बगल में पड़ी है। अगले स्टेशन को इन्फॉर्म दिया, पुलिस आई, जीआरपी, उस महिला को लाद के अस्पताल ले गई। अब महिला क्या हो गई? बच गई। दोनों पैर कटने के 4-5 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंची। व्हील पावर की वजह से वो महिला मर नहीं पाई, बच गई। और पहला माउंटेन एवरेस्ट विजेता महिला कौन है? बोलो। बछेंद्री पाल। शाबाश, बछेंद्री पाल। बछेंद्री के पाल के पास वो स्वस्थ होने के बाद पहुंची और कही कि मुझे माउंट चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा गाड़ना है। बछेंद्री पाल ने कहा कि स्वस्थ लोगों के जाने में वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, आपके तो दोनों पैर नहीं है। उसने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे तुम ट्रेंड करो कैसे चढ़ना होता है। बछेंद्री पाल ने उसको क्या किया? ट्रेंड किया और वो महिला एवरेस्ट फतह की। एवरेस्ट ही नहीं, विश्व के 8 बड़े पर्वतों को उसने फतेह किया। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारे पास तो दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, ईश्वर ने सद्बुद्धि दिया। मैं गूंगा बारा लंगड़ा नहीं हूँ। तो जब ऐसे लोग, विकलांग लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आप लोग को मैं
बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने के 2-4 दिन पहले एक बार आऊँगा स्कूल में, और उसमें मैं चाहूँगा कम से कम 10 बच्चे ऐसे मिले मुझे जो बताएं कि मैंने 12 घंटे के ऊपर घर पर स्कूल छोड़कर घर पर अभ्यास कर लिया है पढ़ने का। तैयार हैं 10 लड़के? हाथ खड़ा करो। कौन ऐसे 10 लड़के या लड़कियां जो इसको प्रयास करेंगे आज से कि मैं 12 घंटे की हाइट को पार करूंगा? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे। शाबाश, 1 2 3, बहुत बढ़िया। अगर ये बच्चे मुझे फिर उस दिन मिले तो मैं इनको पुरस्कृत भी करूंगा। ये बच्चे मुझे ध्यान है, चेहरा मुझे ध्यान आ गया, एक बार और हाथ खड़ा कर दो। शाबाश, हाथ खड़ा किए रहो, हाथ खड़ा किए रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लड़कियों ने हाथ खड़ा किया है। ये मुझे चेहरा याद रहेगा बिल्कुल, क्योंकि एक बार हाथ फिर खड़ा करो, हमारा मोबाइल भी घूमेगा आपकी तरफ, हमारा मोबाइल भी घूम रहा है आपकी तरफ, आपके चेहरे मुझे याद रहेंगे। और ये 12 लोग ये समझिए कि हमारे दोस्त बन जाएंगे आज से। नहीं, बगल में एक थाना है मेहदावल, संत कबीर नगर में, वहाँ एक बगल में है डीएवी इंटर कॉलेज, वहाँ प्रिंसिपल साहब से अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। मैं 8-10 महीना रहा उस थाने पर, एक फिजिक्स का एक लेक्चर रोज लेता रहा। एक लड़की मोटिवेट हुई, उसने कहा, होमगार्ड की लड़की थी, उसने कहा कि सर मुझे आईपीएस बनना है सर, मुझे एसपी साहब से मिलवा दीजिए। क्या बनना है? आईपीएस, मुझे एसपी साहब से मिलवा दीजिए। तो एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, एसपी साहब ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, लेकिन डीएम एसपी को किसी स्कूल पर आने के लिए कोई कार्यक्रम होना चाहिए। तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब से हमने कहा कि एक निबंध प्रतियोगिता कराइए स्कूल में, उसमें मैं एसपी और डीएम साहब को बुलवा लेता हूँ। स्कूल में 1700 बच्चे थे, 1700 बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। जिसे हमने ही दिया था सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, पुलिस एवं समाज की संयुक्त जिम्मेदारी। इस टॉपिक पर बच्चों ने निबंध लिखा। जिसने जो लिखा कुछ तो लिखा। उसमें से 20 अच्छे बच्चों का, जो टॉपर थे उसमें के अच्छे लिखे थे, उनको चयनित किया गया, एसपी साहब को बुलवाया गया। एसपी साहब उस स्कूल में 6 घंटा का कार्यक्रम रखे, 10 बजे से लेके 4 बजे तक। एक जिले का एसपी किसी एक स्कूल में 6 घंटा रुक रहा है, उस स्कूल के लिए ऐतिहासिक पल हो जाता है। डीएम और एसपी के पास 10 मिनट से ज़्यादा समय एक जगह के लिए नहीं रहती है, उनको पूरा जिला देखना होता है। और लड़की मोटिवेट हुई। अब जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, मैं आ गया कोतवाली बस्ती, कोतवाल होके। लड़की आई 3-4 महीने बाद, मेरा चेहरा भी हमको भूल गया था। अपने पापा के साथ आई, लड़की ने पैर छुआ, सर जी प्रणाम। हमके कहाँ से आई हो, क्या समस्या है? तो कहीं समस्या कोई नहीं है, मैं मेहदावल से संत कबीर नगर से आई हूँ। मैंने CUET के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंट्रेंस एग्जाम में टॉप कर दिया है, और मुझे अब IPS बनना ही बनना है। तो एक बच्चा मोटिवेट हुआ, तो हमारे लिए उस दिन जो है क्या हुआ, एकदम मन प्रफुल्लित हो गया कि एक बच्चा मोटिवेट हुआ। एक बच्चे ने CUET का एग्ज़ाम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए होता है। पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी, BHU अपना अलग कराती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग एग्जाम कराती थी, इलाहाबाद अपना अलग कराता था। अब CUET के तहत जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उसकी एक साथ इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जो इंटर पास करेंगे, या तो BTech करते हैं, या MBBS करते हैं, या BSc करते हैं, BA करते हैं, BCom करते हैं, तो वहाँ एग्ज़ाम के थ्रू आदमी जाता है। उसने टॉप किया, और उसको जो वहाँ का सबसे टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो मिला उसको, और वो अपना लग गई है शुरू से ही BA फर्स्ट ईयर से कि मुझे IPS बनना। तो इसमें से आप 14 लोगों ने हाथ उठाया। अगर 4 बच्चे भी 12 घंटे के एक्सट्रीम पॉइंट को पार कर गए, लिखना सीख लिए। लिखना और बोलना 2 ही सीखना है जीवन में। बोल के आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, मोदी जी बन सकते हैं, बड़े पदों को भी पा सकते हैं। लिख के आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो 2 ही चीज़ें जीवन में है, लिखना और बोलना। अगर बोलना नहीं आ रहा है तो लिखना सीख लीजिए, लिखना नहीं आ रहा है तो बोलना सीख लीजिए। 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही चीज़ों से आपकी पहचान बनेगी।
अन्यथा इस भीड़ में भीड़ की तरह गुजरते रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। भीड़ से अलग होना है तो अपने एक्सट्रीम पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेरी बातों से उबे तो नहीं, तो मैं अपनी बात समाप्त करूं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।